मैं हूँ साइली एंड आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा, है ना। आज इस लेक्चर में हम मैटर से स्टार्ट करेंगे, क्या होता है मैटर, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात मैं थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बता देती हूँ। ओके, कहाँ पे ये केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट है ना। केमिस्ट्री जो है मैंने आपको बोला था लिखने के लिए वो वर्ड्स क्यों बोला था, क्योंकि यही आपको समझ में आए कि केमिस्ट्री हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है ना। जैसे समझ लो अभी आपने जो लिस्ट बनाई होगी उस लिस्ट में शायद आपने एग्रीकल्चर या फिर फूड से रिलेटेड भी कुछ थिंग्स की लिस्ट बनाई होगी, है ना। जैसे हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स है, कैल्शियम फॉस्फेट है, यूरिया है, सोडियम नाइट्रेट है, ये सभी क्या है, केमिस्ट्री है ना। ये क्या करती है, हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हेल्प करती है, राइट। सो ये हम इंसेक्ट्स या फिर बैक्टीरिया से बचने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। जैसे हमारे फूड की अगर हम बात करते हैं तो प्रिजर्वेटिव, एज अ प्रिजर्वेटिव ये एक्ट करते हैं जाम्स में, पिकल्स में, ये सारा बटर में, ये क्या होता है, हमारे केमिस्ट्री होता है जो उसको लॉन्ग टाइम तक रखता है ना। जैसे हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन की अगर बात करते हैं तो हेल्थ में डिसेंट्री एंड निमोनिया जैसे जो डिसीज़ है उसको क्योर करने के लिए जो सल्फा ड्रग्स आ गए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। सिस्प्लेटिन एक करके मेडिसिन है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, है ना। सो ये सारी चीज़ें होती है। अगेन डिसइंफेक्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो फिनॉल हम एज अ डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं हमारे टॉयलेट्स में, फ्लोर्स में, है ना। सो इतने सारे इसके यूजेस हैं, राइट। अभी अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, राइट, एनवायरनमेंट में अगर हम बात करते हैं तो बहुत रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। सो पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो सभी गैसेस वगैरह जो पोल्यूशन होता है वो एटमॉस्फेयर में ही रिलीज़ किया जाता है, राइट। सो साइंटिस्ट ने या फिर आज हमें ये पता है कि हम पेट्रोल की जगह सीएनजी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एज अ सब्सटीट्यूएंट हम उसको यूज़ करते हैं ताकि पोल्यूशन को हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर सके। ऑटोमोबाइल से जो पोल्यूशन होता है उसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर सके, राइट। अगेन अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में तो केमिस्ट्री ही होता है, राइट। सभी फर्टिलाइजर्स में, डाइज में, एसिड, अल्कलीज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप, ये सारे क्या होते हैं, केमिस्ट्री होता है, राइट। सो इतने सारे हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं, राइट। आपने जो लिस्ट बनाई होंगी उसमें भी ये सब कुछ होगा, है ना। सो ये सब होता है केमिस्ट्री। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि केमिस्ट्री इज़ हाउ केमिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ, है ना, कितना इम्पोर्टेंट है, हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। ओके, तो ये था सभी इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बताने का, ये मुझे आपको लिस्ट बनाने का यही उद्देश्य था कि आपको ये सभी बातें पता होनी चाहिए। ओके, नाउ अभी हम अपने चैप्टर की तरफ मुड़ते हैं और चैप्टर में सबसे पहले हम मैटर से स्टार्ट करते हैं एज आई सेड। ओके, क्या होता है बताइए, मैटर क्या होता है, क्या बोलती है मैटर की डेफिनेशंस, आपको पता होगा ना, है ना। आप मुझे बताइए मैटर क्या होता है ना। यहाँ पे मैंने तो डेफिनेशन लिख ली है, बट मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज़ अ मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, है ना। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको मास है और जिसने स्पेस ऑक्यूपाई की है, मतलब कि जिसको वॉल्यूम है, ऐसी चीज़ को हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन है, पेंसिल है, वाटर है, एयर है, मैं खुद हूँ, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मैटर के, क्योंकि इसने जगह ले ली है और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, इसीलिए हम इसको मैटर बोलते हैं, राइट। नाउ मैटर को हम उसके फिजिकल क्लासीफाई करते हैं, फिजिकल स्टेट्स के इसके ऊपर हम उसको क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में, दैट इज़ द सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये इसके फिजिकल स्टेट्स होते हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ द मैटर। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें से बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की।
ओके यहाँ पे मैंने पूरा ऐसे नहीं लिखा है अच्छे से, बट मैं जो आपको पॉइंट्स अभी बताऊंगी वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड में अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, राइट, सो वॉल्यूम के बारे में आप क्या कहोगे सॉलिड के केस में, कि सॉलिड को डेफाइनाइट वॉल्यूम होता है। देखो ना, ये सॉलिड है, डेफाइनाइट वॉल्यूम है इसको, राइट, होता है, राइट। लिक्विड के केस में क्या बोलोगे आप, अगेन डेफाइनाइट वॉल्यूम, राइट, डेफाइनाइट वॉल्यूम होता है लिक्विड को भी, ओके। नाउ थर्डली गैस होता है। गैस के केस में क्या बोलोगे आप, गैस को क्या वॉल्यूम होता है, नहीं होता है। सो हम गैस के केस में बोलेंगे इट हैविंग अ इनडेफाइनाइट वॉल्यूम, ओके, समझ में आया, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट किसको हम डिस्कस करेंगे, जो हमने लिखा है, मैंने शॉर्टकटली लिखा है क्योंकि यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उतना डीप में जाना नहीं है हमको, बट बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए इसीलिए, ओके। सो दूसरा पॉइंट होता है शेप। शेप क्या होता है सॉलिड के केस में, डेफाइनाइट शेप होता है। क्या इसका शेप चेंज होने वाला है, अगर इसको मैं कपबोर्ड में भी रख दूँ तो नहीं होने वाला है, ओके। लिक्विड के केस में इनडेफाइनाइट शेप, क्योंकि जिस कंटेनर में वो जाता है उसी का शेप ले लेता है, राइट, सर्कुलर इसमें रखो, रेक्टेंगुलर इसमें रखो, उसी का शेप ले लेता है, राइट। तीसरे गैस के बारे में क्या बोलोगे, अगेन इट इज हैविंग अ इनडेफाइनाइट शेप, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इनको बांध के रखता है ना। तो सॉलिड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रहेगा, वेरी हाई रहेगा, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत पास रहते हैं सॉलिड के केस में, ऐसे, राइट। लिक्विड में केस में मॉडरेट, मतलब एक पार्टिकल यहाँ पे है तो एक पार्टिकल यहाँ पे है, मॉडरेट बोलेंगे हम लोग। गैस के केस में क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज निग्लिजिबल, वेरी लो, क्योंकि एक पार्टिकल यहाँ है तो एक पार्टिकल यहाँ है, राइट। सो निग्लिजिबल बोलेंगे या फिर वेरी लो बोलेंगे, राइट। फोर्थ हम बात करेंगे सॉलिड के केस में, अगेन अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसे होती है, अभी हमने बात की कैसे होती है अरेंजमेंट, ऑर्डरली अरेंज, राइट, ऑर्डरली अरेंज है, इसमें जो पार्टिकल्स है वो ऑर्डरली अरेंज है, एक डेफाइनाइट ऑर्डर को वो कर रहे हैं, ओके, डेफिनेट ऑर्डर से वो बंधे हुए हैं, राइट। लिक्विड में फ्री टू मूव विद इन द वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम है वहाँ पे वो घूम सकते हैं, राइट। गैस के केस में क्या बोलेंगे अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैसे है, अगेन फ्री टू मूव एनीवेयर एवरीवेयर, है ना। सो ये हो गया हमारे गैस के केस। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, फिफ्थ हम बात करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस के इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसी होती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच में की स्पेस, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसी होती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन केस ऑफ द सॉलिड कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स को देखो वेरी स्मॉल, राइट। लिक्विड के केस में स्लाइटली ग्रेटर, थोड़ा सा दूर होता है, राइट। गैस के केस में एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल कितना है, वेरी ग्रेट, राइट। ऐसे हम इन तीनों को डिफाइन करेंगे, ओके। नाउ फिर हम बात करेंगे कौन से पॉइंट की, यस, कॉम्प्रेसिबिलिटी, मतलब कितना कॉम्प्रेस हो सकता है, कितना कॉम्प्रेस। इस सॉलिड को अगर मैं कॉम्प्रेस कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, इसको छोटा करना है मुझे, अभी कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मतलब इट इज़ अ नॉट कॉम्प्रेसिबल, राइट, नॉट कॉम्प्रेसिबल बोलेंगे। लिक्विड को पानी लो, पानी को कॉम्प्रेस करो, पानी को कॉम्प्रेस कर पा रहे हो, नहीं, नॉट कॉम्प्रेसिबल, राइट। गैस को कॉम्प्रेस करो, करके देखो, कोई भी गैस लो उसको कॉम्प्रेस करो, वो होगी। सो क्या बोलेंगे हम, गैस इज द हाईली कॉम्प्रेसिबल, राइट। सो ये हो गया कॉम्प्रेसिबिलिटी की टर्म्स में, ओके। नाउ हम अभी बात करते हैं 8 पॉइंट्स की, दैट इज द एक्सपांशन ऑन हीटिंग। अगर ये सॉलिड है, ये मेरे सॉलिड है, ओके, इसको मैं क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ, ओके, हीट कर रही हूँ इसको मैं। हीट करने से क्या होगा, एक्सपांशन होगा। कितना होगा एक्सपांशन, वेरी लिटिल, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जगह ही नहीं है, कितना ढूलेंगे, कितना हलेंगे, है ना, नहीं जा पाएंगे पार्टिकल्स इधर उधर, राइट। लिक्विड के केस में
अगेन वेरी लिटिल, राइट, उतनी जगह नहीं है। गैस के केस में हाईली एक्सपांड होंगे, राइट। सो ये हो गया एक्सपांशन कितना होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस का। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं कैसे डिस्कस कर रही हूँ? ओके, नेक्स्ट 9 पॉइंट की हम बात करते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कितना रिजिड है, कितना टफ है, कितना हार्ड है, राइट। सो कितना है रिजिडिटी सॉलिड के केस में? वेरी रिजिड। कैसे बोलेंगे? वेरी रिजिड, राइट। लिक्विड को कैसे बोलेंगे? नॉट रिजिड, क्योंकि वो रिजिड नहीं होता है, इट इज नोन एज द फ्लूइड, राइट। सो ये रिजिड नहीं होगा। थर्डली हम बात करते हैं गैस की। गैस क्या रिजिड होगा? रिजिड तो हम सॉलिड के टर्म्स में बात करते हैं, लिक्विड भी नहीं बोलते, गैस भी नहीं बोलते, तो गैस को हम कैसे बोलेंगे? नॉट रिजिड, राइट। यस, सो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए सभी? क्लियर, पक्का सभी ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? अभी तक हमने जो पॉइंट्स देखे वो। सो स्टूडेंट्स, ये था सभी इन सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में का डिफरेंस। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि वो दैट मच नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए। सो आप मेरा वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, लिख सकते हो, इस सारे पॉइंट्स को डिनोट कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, सो ये हो गया हमारा फिजिकल स्टेट्स ऑफ द मैटर। समझ में आया? ओके, चलो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मतलब ये जो फिजिकल स्टेट है सॉलिड, लिक्विड और गैस, दीज आर दी इंटर कन्वर्टेबल। मैं क्या बोल रही हूँ? वर्ड को ध्यान दो। इंटर कन्वर्टेबल मतलब आपस में ही कन्वर्ट हो जाना, अपने आप में ही कन्वर्ट हो जाना। ओके, सो हम इसको बोलेंगे इंटर कन्वर्टेबल। तो क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर या फिर प्रेशर को चेंज कर दे, मतलब हम अगर पैरामीटर्स को चेंज कर दे, तो हम इसको बोलेंगे कि ये इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं सॉलिड को हीट कर देती हूँ थोड़ा सा, तो वो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को हीट कर देती हूँ, गैस बन जाएगा। गैस को कूल कर देती हूँ, लिक्विड को कूल कर देती हूँ, तो सॉलिड बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड टू लिक्विड हम बोलेंगे फ्यूजन, राइट। मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, राइट। लिक्विड टू अगर गैस जा रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? वेपराइज हो रहा है, मतलब वेपराइजेशन। गैस टू लिक्विड फिर से वापस जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे कंडेंस हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, लिक्विड टू सॉलिड जा रहे हैं तो फ्रीजिंग बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट, सॉलिड से अगर गैस के तरफ जा रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस, राइट। गैस से सीधा अगर लिक्विड में ना कन्वर्ट होके अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली, तो हम उसको बोलेंगे डिपोजिशन। ओके, समझ में आया ये कैसे अपने आप में इंटर कन्वर्टेबल हो रहे हैं? इसी को हम इंटर कन्वर्टेबल बोलते हैं। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब बड़े लेवल पे। ओके, सो सबसे पहले हम मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं मिक्सचर एंड द प्योर सब्सटेंस में। ओके, नाउ मिक्सचर क्या होता है? इस मिक्सचर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं होमोजीनियस एंड द हेट्रोजीनियस। ओके, प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड में करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मिक्सचर का पार्ट समझ लेते हैं। मिक्सचर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है मिक्सचर? क्या होता है? चूड़ा होता है। क्या होता है चूड़ा में? अ मिक्सचर कंटेन 2 or more substances present in any ratio which are called any ratio of its components, right? It is called a mixture, right? चूड़ा में जो मूंगफली रहती है, कुछ भी रहता है, मुरमुरा रहता है, सभी एनी रेशियो में रहता है, तो वो हो गया मिक्सचर। ओके, ना ये मिक्सचर दो टाइप का हो सकता है, एक तो होमोजीनियस हो सकता है या फिर हेट्रोजीनियस हो सकता है। ओके, होमोजीनियस मतलब सेम, होमो मतलब सेम कंपोजिशन रहना। होमोजीनियस मतलब अ mixture in which the component mix with each other and its composition is uniform throughout, राइट, यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब कि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज। हमें अलग अलग फेजेस नहीं दिखेंगे वहाँ पे, सिर्फ एक ही फेज दिखेंगे, इसीलिए हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं शुगर सॉल्यूशन की या फिर
एयर में कितना सारा मिक्सचर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, सभी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या वो हमें अलग अलग दिखती है? नहीं दिखती है। सो दीज आर दी होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। नेक्स्ट होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ओके। सो डिफरेंट कंपोजिशन रहना, मतलब द मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ in which the composition is not uniform throughout and sometimes different phases is observed, है ना। फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स, पल्सेस, है ना, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? हेट्रोजेनियस मिक्सचर के, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, ग्रेन्स में, स्टोन, पल्सेस में क्या होता है, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, स्टोन के पीसेस होते हैं, डर्ट होते हैं, राइट। सो ये सारे क्या हो गया, हेट्रोजेनियस, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं उसके, हम उसको निकाल सकते हैं बाजू बाजू में, राइट। सो हम उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझा? मिक्सचर समझा? ओके। नाउ हम अभी देखते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस से क्या समझ रहा है? प्योर होना, प्योर रहना। क्या प्योर? अ मटेरियल विच कंटेन वन सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस रहेगा, कोई भी दूसरी इम्प्योरिटी नहीं रहेगी, कोई भी दूसरा कंपोनेंट नहीं रहेगा, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। नाम से ही पता चल रहा है यार, राइट। सो प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, राइट। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ओनली वन सब्सटेंस, कंटेन ओनली वन सब्सटेंस, याद रखना, ओके। नाउ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। सो एलिमेंट्स क्या होता है? क्या होता है स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स क्या होता है बताओ मुझे। एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करोगे? Elements is defined as a pure substance that contains only one kind of particle. एक ही पार्टिकल रहे, एक ही टाइप का पार्टिकल, जैसे हाइड्रोजन है H2, राइट। उसी तरह अगर मैं HCl की बात करती नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, H और Cl, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हैं, नहीं चलेगा। ऑक्सीजन O2 चलेगा, राइट ना। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, इस एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं थ्री मेन कैटेगरीज में, दैट इज द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, जो आपने अपने 10th 9th स्टैंडर्ड्स में पढ़ रखा है, वो हमें पढ़ना नहीं है, बट इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ओके ना। ये हो गया एलिमेंट्स के बारे में। अभी हम देखते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? क्या होता है कंपाउंड? किसी भी एक कंपाउंड को दिमाग में लाओ और उसको डिफाइन करो। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। HCl की बात करो, अभी मैंने बोला दो कंपोनेंट्स मिक्स हो रहे हैं, बट जो प्रोपोर्शन रहेगा वो फिक्स रहेगा, है ना। नेक्स्ट, फर्दर अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ उस कंपाउंड की बात करते हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट रहेंगी दैट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जैसे H2O है, H2O किससे बना है? H2 प्लस हाफ O2। सो H2 की प्रॉपर्टी, O2 की प्रॉपर्टी H2O से प्रॉपर्टी से अलग रहेगी, है ना, सबकी प्रॉपर्टी अलग रहेगी, ओके। नाउ तीसरी बात, the constituent of the component cannot be separated by simpler physical properties. फिजिकल मेथड से हम उसको सिंपली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। They can be separate only by using the chemical properties. ओके, समझ में आया? हम केमिकल प्रॉपर्टी का यूज करके ही इन सारे कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं, नॉट फिजिकल, ओके। सो ये था मेनली डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड द प्योर सब्सटेंस। समझ में आया आपको? ऐसे हम मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला किया हमने मिक्सचर और दूसरा किया प्योर सब्सटेंस में, उसको हम फर्दर डिवाइड किया होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस में, इसको हमने डिवाइड किया फर्दर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, ओके। समझ में आया? समझ में आया? ओके। करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ना। हर एक सब्सटेंस को देखो, अपने आजू बाजू में हर एक सब्सटेंस को देखो, हर एक सब्सटेंस एक यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी रखता है, राइट।
होती है उसको, राइट। और इस प्रॉपर्टीज़ को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, और वो दो कैटेगरीज होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, नाउ सवाल आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है स्टूडेंट्स? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर द दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर या फिर ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, या फिर हम उसको बोलेंगे कि कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी नहीं चेंज करना, कंपोजिशन चेंज नहीं करना, उस सब्सटेंस को हम, उस प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे कलर है, ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है ना। सो ये सारी चीज़ों को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्लासीफाई करते हैं। ओके, नाउ दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी हुज रिक्वायर्ड केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस, है ना, केमिकल चेंजेस ऑकर होते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे, राइट। इसको हम इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, राइट, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज़ के। ओके, सो समझ में आया आपको कैसे करना है? तो ओके, कैसा होता है तो समझ में आया ना। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, उसके केमिकल चेंजेस ऑकर नहीं होने चाहिए, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जिसमें केमिकल चेंजेस ऑकर होना चाहिए। ओके, सो वी आर डन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। ओके, यहाँ पे हम अपना सेकेंड लेक्चर जो है उसको स्टॉप करते हैं। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।